से वो देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, साथ साथ नोट करो बेटा। लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, यानी कि जो ए एक्स स्क्वायर है वो 2x स्क्वायर टाइप का है, ना कि आई एक्स स्क्वायर टाइप का है, विद रियल कोफिशिएंट्स। लेट a and b belongs to real number and a is less than b, be two consecutive roots of px equal to 0, यानी एक के बाद अगला रूट। show that there exists C such that C lies between A to B and लिख लो, such that हम यूज कर चुके, and f dash C प्लस 100 P है बेटा, यहाँ पे f dash P प्लस 100 पी सी इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप कि थोड़ा सा रूप इसने बिल्कुल बदल दिया क्वेश्चन में। एक तो उसने जहाँ एफ डैश एक्स लिखता था वहाँ पे एक्स या सी डाल दिया, तो चलो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसे ऐसे लिख लूँगा क्योंकि मुझे फंक्शन की फॉर्म में अच्छा लगता है, तो एक्स ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसने तो कहा किसी पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू सी पे इसका रूट है जो ए और बी के बीच में आता है। लेकिन हमारा एक तरीके से ये वो फंक्शन बनेगा जो कि किसका बिहेव करेगा बेटा, किसका बिहेव करेगा, एफ डैश एक्स का। या हम ये सोचेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव ये बनेगा, कौन सा ऐसा फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव ये बनेगा। तो ये हमारे दिमाग में है, रोज थ्योरम की फीलिंग हमारे पूरे मन में है, क्योंकि यहाँ पे दो रूट है कंसेक्यूटिव, दे एग्जिस्ट सी, कोई ना कोई सी है जो ए और बी के बीच में है, तो बात वहीं आ गई है, कोई ना कोई सी है। तो यही बात उसमें रोज थ्योरम होती है कि कम से कम कोई सी एक हो। यहाँ पे जैसे एक सी, कि एक सी तो है ही ए और बी के बीच में, और जो कि ऐसा इस इक्वेशन 0 बनाता है, तो इसने एक्स की जगह दूसरे सी ही रख दिया। ठीक है, हमें क्या दिक्कत, हम जानते हैं सी वो इसी के बीच में ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम ये आएगी, क्योंकि अभी आपने इंटीग्रेशन में एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो आपने थोड़ा नहीं पढ़ा, तो आपको ये सोचने में थोड़ा फर्क आएगा कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा, ये थोड़ा सोचना टफ हो जाएगा। और जैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए एक रूटीन प्रोसेस होगा, इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी कि भाई अरे सर ये हम क्या सोचेंगे। तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि आप सोचें इस बात को। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि मैं इसमें e टू द पावर 100x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे ख्याल में रूट तो अभी भी इसका होगा जो ए और बी के बीच में आएगा, जो कि सी होगा, क्योंकि इससे भी 0 रखने पे इससे ये तो 0 हो ही रहा है, क्योंकि फैक्टर है, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऐड करने में दिक्कत है। अब आप ये बताइए, मैं इसको अंदर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, आपको लगेगा कि हाँ कुछ बात तो है, और नहीं तो आप अपने तरह से जरूर सोचें कि आखिर इसमें और क्या हो रहा है। ये जरा नोटिस करें, किसी का प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन करके आ रहा है किसी फंक्शन का, और ये हमें सोचना है। बताइए क्या ये डी ओवर डी एक्स ऑफ, बताइए ई की पावर 100x इंटू पी एक्स नहीं है? बताइए क्या नहीं दिमाग में आया? इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ई की पावर इसका ई की पावर एक्स, नहीं सॉरी पहले इसे पी डैश एक्स करा, पहले पी एक्स का पी डैश एक्स, दिस रिमेन सेम, बीच में प्लस साइन, और फिर 100 एज इट इज़ आ गया, और फिर इस बार इसका ई की पावर इसका ई की पावर एक्स इंटू 100 आ गया, और पी एक्स इस बार सेम आ गया, तो प्रोडक्ट रूल से आपका डिफरेंशिएशन हो गया। यानी कि ये ऐसा फंक्शन है कि जिसका डिफरेंशिएशन ये बनता है। इसका मतलब यही हमारा क्या है बेटा, बोलिए, यही हमारा शायद कैपिटल एफ एक्स बनेगा। तो ये हमारी मेन लड़ाई थी इस क्वेश्चन के लिए कि भाई
कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव ये आएगा। अब यहाँ पे बस वही है कि आप थोड़ा सा डर रहे हैं कि सर आपको कैसे पता e की पावर 100x, मेरे को नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो जब मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें सबसे पहले यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा जो मल्टीप्लाई होगा। और आप तो रोज थ्योरम में क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में, जिसके अंदर आपको इस इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ थोड़ा सा यूज़ हो रहा होगा। तभी कई बार मल्टीप्लाई होगा, कम से कम मेरा मानना है कि सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक कम से कम 10 बार तो इन्होंने इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है ई की पावर। कभी जैसे अब एक चीज़ बताइए, इसमें मैं यहाँ पे p डैश एक्स माइनस पी एक्स लिख लूँ तो आप क्या कहेंगे सर कौन सा फंक्शन मल्टीप्लाई होना चाहिए, कि सर ई की पावर माइनस एक्स रखो। देखो ध्यान से, क्यों? क्योंकि ये डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू पी एक्स है। चेक करें जरा, ई की पावर एक्स का तो सेम रखा, इसका डेरिवेटिव पी डैश एक्स, इस बार पी एक्स ऐसे रखा, ई की पावर एक्स विद माइनस साइन। तो ये कई बार यूज़ करा है ने। अगर यहाँ पे -2 आ जाए तो यहाँ क्या पहुँच जाएगा बेटा? इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस को काफ़ी बार डील करा है। तो ये डेरिवेशन में आता है पोर्शन, ये भी नहीं कि ये भी कहीं से उतर के आ गए, है ना, ये कहाँ से प्रकट हो गए, कोई बच्चा सोचने लगे हो अरे ये तो कभी 100 आता है कभी 2 आता है, ये भी अननेसेसरी कुछ नहीं है। क्योंकि जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन को प्रूव करते हैं उसका फॉर्मूला, तब ये यूज़ आता है। तो उन्होंने प्रूफ से उठाया हुआ ये कंसेप्ट और तब इसको अप्लाई खूब किया है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज़ मैं आगे नहीं चलूँगा अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो। बताइए क्लियर है? बताइए बेटा क्लियर है ये? तो फिर हम पकड़ लेते हैं अपनी ट्रेन, फिर से पकड़ लेते हैं। हम कहाँ पहुँचे थे बेटा? हमें ये भी दिखाना था कि एफ ए और एफ बी इक्वल होने चाहिए ना। तो सबसे पहले बताइए, और पी एक्स इक्वल टू 0 की रूट है कौन कौन भैया? ए और बी। इसका मतलब पी एक्स इक्वल टू 0 के रूट है, तो शायद मुझे लिख देना चाहिए जल्दी से कि एट एक्स इक्वल टू ए पर पी ए क्या बनेगा 0 और एक्स इक्वल टू बी पर भी पी बी क्या बनेगा 0। ये इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिलती है बिकॉज दीज आर द कंजुगेटिव रूट ए एंड बी ऑफ पी एक्स। ये बेटा हमारे रूट मिल गए, बात ठीक है नहीं? तो ठीक है, हमारे लिए तो 0 और 1 का ए और बी का खेल था। ए और बी पे हमें चेक करना है, अपना क्या चेक करना है बेटा? एफ एक्स चेक कर लेते हैं। तो एफ ए कितना मिलता है बोलिए? एफ ए, इस ए की वजह से इसकी कहानी 0 में कन्वर्ट हो गई। बात ठीक कह रहा हूँ? ए की वजह से। और सिमिलरली क्या आप करें, बी रख दें बेटा, ई टू द पावर 100 बी पी बी इज आल्सो 0। चलो जी, एफ ए इक्वल टू एफ बी फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंडली ये क्या है बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड पी एक्स क्या गिवन है आपको कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल इज ए पॉलिनोमियल। यस, पॉलिनोमियल क्या होती है? कंटिन्यूअस भी होती है और डिफरेंशिएबल भी होती है, इसलिए देयर प्रोडक्ट इज आल्सो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। तो ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कंटिन्यूअस भी हो गया और ये तीसरा वाला डिफरेंशिएबल भी हो गया इन ओपन एंड इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। बात खत्म कि तो सर इसका डेरिवेटिव जो है कम से कम एक रूट जरूर रखेगा ए और बी के बीच में। तो इसका डेरिवेटिव आप जानते हैं क्योंकि इसी का हमने सोचा था किसका डेरिवेटिव ये बनता है। तो अगर आप कोई कहे नहीं जी डेरिवेटिव निकाल के, तो डेरिवेटिव निकाल देता हूँ भाई एफ डैश एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और दिस रिमेन सेम इंटू 100 कर दो इसका डेरिवेटिव है, प्लस क्या आएगा? प्लस इस बार ई की पावर 100x एज इट इज और इसका पी डैश एक्स इक्वल टू 0। तो ई की पावर 100x बाहर आ गया बेटा, ये क्या आ गया? पी डैश एक्स, ये पी डैश एक्स है बेटा, पी डैश एक्स पहले लिख लेता हूँ प्लस 100 पी एक्स यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये देखिए आइदर दिस 0, तो ये तो कभी 0 होता ही नहीं बेटा ई की पावर एक्स, तो इसी को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग दिस इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए टू बी विच इज सी। तो हमने उसको सी मान लिया, तो यहाँ पे सी रख देंगे बेटा। तो एफ पी डैश सी प्लस 100 पी सी इज इक्वल टू 0। तो वो एक्स क्या है? सी है, जो ए और बी के बीच में। क्लियर आया बेटा? आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? ये बेटा IIT 2004 का क्वेश्चन था।
क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग रोलेस थ्योरम prove that there is at least one root in इंटरवल लिखा है बेटा 45 की पावर 1/100 46 of the polynomial px equal to 51x to the power 101 minus 23 into 23 x to the power 100 minus 45x प्लस 1035। ये क्वेश्चन बेटा आपको करना है, ट्राई कीजिए, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो बेटा। इज एटलीस्ट वन रूट इन जो लिख लीजिए बेटा यहाँ पे, इन फिर कॉमा ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल। कैलकुलेशन में थोड़ा सा फंसाया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, क्योंकि रोज थ्योरम प्रूव करना है आपको और ए और बी भी गिवन है फॉर द पोलिनोमियल ये, यानी कुछ भी आपको इससे सोचा नहीं है। प्रूव दैट देयर इज एटलीस्ट वन रूट इन दिस ऑफ द पोलिनोमियल दिस, यानी कि आपको ये देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा। तो किसका डिफरेंशिएशन बनेगा, तो इसको इंटीग्रेट कर लें बेटा। तो इसको मैंने इंटीग्रेट करके क्या लेट कर लिया अपना फंक्शन, जिसके ऊपर ये पी एक्स लिखा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एफ एक्स लेट करता हूँ। मेरे हिसाब से तो मेरा ये पी डैश एक्स बनता है या नहीं, हमने तो एक ही पैटर्न पकड़ रखा है, उसी को पकड़े रहेंगे। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका ये बनेगा, यानी कि या तो हम ये ढूंढ लें कि किसका डिफरेंशिएशन ये होगा, या फिर ये कर लें कि इसको इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेट करना मुझे आसान लग रहा है, तो मैं डेफिनेटली इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो कितना हो गया बेटा 51, इसका बनेगा 102 हो जाएगा, अपर 102 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 2323 एक्स की पावर 101 आ जाएगा, तो ये भी 101 आ जाएगा, माइनस 45 एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, प्लस 1035 एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन डी लिख लीजिए। अब सी क्यों, मैं सी क्यों लिखता कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन, जनरली सी लिखते सभी, सी क्योंकि ए और बी के बीच में सी माना जाता है, तो मैं इस वजह से लिखता नहीं, यहाँ डी लिख लेता हूँ। तो चलो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन भी होता है, उसको भी कर लेते हैं। कितनी बार कट गया बेटा 2 टाइम्स, और ये कितनी बार कटेगा बेटा 23 टाइम्स। ये तो नहीं कैंसिल हो रहा, मत करो, आगे भी कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे जरूरी है कि ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। यस सर, बीइंग ए पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इस इंटरवल में तो होगा ही होगा, चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो। और सर एफ इक्वल टू एफ बी चेक करना है, तो बस यही प्रोसेस इसके अंदर थोड़ा सा अजीब है। तो एफ इक्वल टू एफ बी के लिए पहले ए की वैल्यू डाली बेटा 45 की पावर 100, तो ये कितना बनेगा बेटा, यहाँ बोलो 1/2, और ये आया 45 की पावर 100, और उसकी पावर कितना है 102, ऐसे लिखाने दो, माइनस 23, यहाँ पे भी 45 की पावर 1/100 होल पावर 101, ठीक है, लिख लेते हैं। ये भी 45/2, और ये भी कितना बना 45 की पावर 1/100 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से 50 बन जाएगा। चलो इसको देख लेंगे। और ये कितना बना बेटा प्लस 1035 और 45 की पावर 1/100 प्लस डी। अब यहाँ पे ये देखो कि कोई हमारे काम की चीज़ है नहीं। अच्छा 2 माइनस है, अभी तक जनरली हम देख के आए थे डी ही बन जाता था, ये सब कट जाता था जनरली जो हमने देखा अब तक। तो आपको यहाँ पे कुछ नज़र आता है कि 1/40, पहली बात तो ये कुछ मल्टीपल लिखा है किसी का, देखना है कि इसके फैक्टर क्या बनते हैं बेटा, किए किसी ने, एक बार देखो वहाँ कटने चाहिए। ये आपका मेरे ख्याल में रिजल्ट 45 × 23 आता है आपके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसे 45 × 23 लिखता हूँ,
तो एक तरीके से 45 की पावर इस साथ मर्ज हो जाएगी, तो 23 और ये 45 की पावर कितना बन जाएगा 101। ऐड करोगे ना इसको मल्टीप्लाई में तो 101/100। तो ये आपका देखो सेम है, पावर के पावर मल्टीप्लाई तो 101/100 हो जाएगा पावर, ये भी 23 है, तो ये वाला फैक्टर कट जाएगा। आप इसे इतने सारे क्वेश्चन पीछे करके आए, साफ दिख रहा है उसके अंदर कैंसिलेशन हो रहा था, वही प्रोसेस के ऊपर मैं आगे चल रहा हूँ। और देखा है तो मैंने आपको इसका जनरल क्वेश्चन पॉलिनोमियल लिख के ऐसे कराया था, an वाला, an a0 a1 वाला, तो वहीं से क्वेश्चन बना दिया गया है, एग्जैक्टली वहीं से बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो आगे क्या देखे भाई, इन दोनों टर्म को चेक करो, ये कितनी बनेंगी। आप एक काम को इस 45 के साथ मर्ज करके देखो, तो 1/2 तो इसमें भी था, 1/2 इसमें भी है, और जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45 की पावर 1 और ये 45 की पावर कितना बनेगा बेटा 2/100। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो माइनस आप 45 की पावर 100 और एक 102/100 आएगा। क्या ये 102/100 है? यस सर, हाफ भी है, तो सर ये वाली टर्म भी इससे कैंसिल हो जाएगी। ये डबल कैंसिल कर दिया मैंने, कितना बच गया केवल डी। चलिए जी, वहाँ से डी आ गई, ये वैल्यू आ गई बेटा डी, और सब कैंसिल हो गया। अब आते हैं 46 पे। चलिए जी 46 रख लेते हैं एफ पे। 46 कहाँ रखना है हमें, यहाँ पे रखना है, तो 1/2 तो ये रहा, ये 46 की पावर 102 और -23 ये कितना है 46 की पावर 101 -45.2 और ये भी 46 का होल स्क्वायर 46 रख रहे हैं, और ये 35 इंटू 46 प्लस डी, और ये हमें पता है कितना है हमारा 45 इंटू 23, ये हमें पता है। अब फिर से स्टार्ट करते हैं, अगर रोज एप्लीकेबल है तो ये भी डी आना चाहिए, सब कैंसिल होने चाहिए, और ये 4 है तो एक एक से कैंसिल हो जाएगा, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाले से कैंसिल होना है। तो आप ये देखिए, ये 45 ये 46 है ना, और यहाँ कुछ मिसिंग तो नहीं है भाई, सब ठीक है। चलिए अब ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये 45 का होल स्क्वायर 45 इंटू 46 इंटू 43 कोई बन सकता है यहाँ पे आपका, ये थर्ड टर्म देखें ये वाली, ये 46 का स्क्वायर है, तो इसमें से 46 अलग कर लो और एक 46 को अलग कर लो, तो ये 23 आ गया है ना, तो 23 इंटू 45 इंटू 46 23 इंटू 45 इंटू 46, ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, यानी ये वाली इससे कैंसिल होगी। तो साफ है कि मैं यहाँ पर एक 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, एक 2 से मल्टीप्लाई, तो 46 हो जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा 1/2 46 की पावर 102, और ये भी बेटा वही है 46 की पावर 102/2, तो ये भी बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट कुल मिला के आ जाएगा आपका ओनली डी। तो ये थोड़ी सी इसके अंदर कैलकुलेशन थी, ये शायद क्वेश्चन मुझे सबसे पहले कराना चाहिए था, पर इससे टफ क्वेश्चन आप इससे पहले कर चुके हैं। यहाँ कैलकुलेशन बेस्ड था, वैसे क्वेश्चन में सच ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं थी, क्योंकि पॉलिनोमियल था तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम था नहीं, फंक्शन को एज्यूम करना बड़ा आसान था, कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये बने, तो आपने सिंपली इंटीग्रेट कर लिया इजीली, और तो प्रॉब्लम नहीं। वैल्यू पुट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, वो आपने सॉर्ट आउट कर ली है। तो मेरे ख्याल में इसका मीनिंग आपने प्रूव कर दिया कि जब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे, डेफिनेटली पी एफ एक्स से लेट किया, तो इसका डिफरेंशिएशन यही बनेगा, और इसका कोई ना कोई रूट ए और बी के बीच में एटलीस्ट 1 रूट आएगा। आई थिंक क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। ये इसके अंदर क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखा है लेट फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल in the interval a to b। तो कोई बच्चा ऐसे ना कहे कि सर वहाँ तो आपने कंटिन्यूस केवल क्लोज के लिए लिखा था, और यहाँ पे तो आपने क्लोज के लिए ओपन के लिखा था डिफरेंशिएबल, लेकिन वहाँ तो क्लोज के लिए कर दिया। अरे एक्स्ट्रा है, अगर डिफरेंशियल ए और बी पे है तो होने दो, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो ओपन में होना चाहिए था, उससे एक्स्ट्रा नॉलेज वो मिल रही है मुझे, कंडीशन मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट से मिल रहा है मुझे अगर डिफरेंशिएबल, तो क्या मेरा क्या जाता है, मेरा ओपन पे तो है ही ना डिफरेंशिएबल, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो इन इंटरवल दिस देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one C between
ए टू बी ओपन इंटरवल, यस ये ए टू बी ओपन इंटरवल है, तभी ही रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। सच दैट ट्वाइस ऑफ सी एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू एफ डैश सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बेटा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन। मैं ट्राई करता हूँ इस क्वेश्चन को। जैसा कि देखो बेटा, आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसमें आपको ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि सर आप जो है रोल्स थ्योरम से करने वाले हैं। हाँ मैं कह रहा हूँ सर एटलीस्ट वन रूट है बिटवीन ए टू बी विच इज सी ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इसका मीनिंग वो इक्वेशन क्या रही होगी, वो एक्स सी की जगह एक्स रख के देखिए, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ पे ये आ जाती है कि स्टूडेंट नहीं समझ पाता कि सर वो फंक्शन जो कि एफ डैश एक्स था वो क्या है, ये वो एफ डैश एक्स है, ये एफ नहीं, मैं कैपिटल एफ बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो सर वो कैसा बना हुआ कि इसको थोड़ा इधर ले आते हैं और इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा, इक्वल टू नहीं लिखा हुआ। तो ये आप ए और बी कॉन्स्टेंट है बेटा, सी एक वो नंबर जो इन दोनों के बीच में आया होगा, माइनस एफ डैश एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर वो आपसे ये कहता है, इस क्वेश्चन लैंग्वेज बदल जाती, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिटवीन ए टू बी सच दैट दिस इक्वल टू 0, या दिस हैज इक्वल टू 0, दिस हैज अ रूट बिटवीन ए टू बी। तो वो रूट मेरा एक तरह सी है जो कि एक्स की तरफ से बना, यानी इससे मैं क्या चाह रहा हूँ, ये मैं देखना चाह रहा हूँ कौन सा फंक्शन एफ एक्स है जिसका डेरिवेटिव ये क्या बनेगा, एफ डैश एक्स। तो इसके दो तरीके, या तो आप ये सोच लें कि कौन सा ऐसा फंक्शन आएगा जिसका डेरिवेटिव ये बनेगा, या इसको इंटीग्रेट करके देख लें। बात एक ही है, या तो इसको इंटीग्रेट कर लें, तो क्योंकि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करते तो एफ एक्स आता है, बात ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा एफ डैश एक्स हो, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा हूँ रोज थ्योरम में उसमें साफ है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज़ अ रूट बिटवीन एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए टू बी। तो ये मेरा एज ए एफ डैश एक्स वर्क करेगा। तो बच्चा के पास सी की वजह से कंफ्यूज होता है, यार एफ डैश एक्स तो आया नहीं, अरे वो एट एक्स इक्वल टू सी पे 0 हुआ है, उससे गलत क्या लिखा, तुम एफ सी की जगह एक्स रख लो। तुम जब इसके अंदर c की जगह x रखोगे तो तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा कि विच फंक्शन यू हैव टू टेक। तो यानी कि f डैश एक्स जो हमें लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा। तो इसको इंटीग्रेट करके एक नया फंक्शन लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मेरे लिए कोई खास नहीं है और आपके लिए भी खास है, क्योंकि इसका ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसको क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 कट जाएगा, तो क्यों ना एफ एक्स स्क्वायर हो गया, एफ ए माइनस एफ बी, एफ ए और बी से मत डरो भैया, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं कह रहे हैं आपको। और माइनस कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये होगा, जी एफ डैश एक्स, या इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स हो गया। तो इनटू कांस्टेंट लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बेटा अब आप खुद देख लीजिए, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये मिलने वाला है, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, कॉन्स्टेंट आउटसाइड, यहाँ कॉन्स्टेंट, यहाँ 2x बनेगा, कॉन्स्टेंट आउटसाइड। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि सर जो एज्यूम करना था, जो इसके अंदर छुपा हुआ था सी, तो मैंने x बनाया, ये भी मेरी अप्रोच में शामिल अब हो चुका है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है एफ इक्वल टू एफ बी, क्यों कंटिन्यूस तो है ही, क्योंकि उसे दे रखा है एफ इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। यहाँ पे एफ है, इससे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा, तो ये एक्स स्क्वायर तो पॉलिनोमियल होता ही है और इसके साथ कांस्टेंट है, यानी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ये भी फंक्शन हमारा कैपिटल एफ एक्स है। क्या देखना है कि सर एफ ए इक्वल टू एफ बी, चलो जी एफ ए इक्वल टू एफ बी के लिए काम करते हैं, या और दूसरे से एफ ए माइनस एफ बी को 0 भी कर सकते हैं, तो बात एक ही होगी। और अगर एफ ए माइनस एफ बी 0 बनता है तो यानी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो एफ ए रखते हैं, पहले ए रखा है यहाँ पे, एफ ए की कितना मिल जाए बेटा, ए स्क्वायर एफ ए माइनस एफ बी, ये कैपिटल एफ ए की वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा, माइनस एफ स्मॉल ए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एफ ऑफ ए, दैट इज एफ ऑफ ए। अब निकालता हूँ एफ ऑफ बी, बी क्या बना बेटा, बी स्क्वायर इन ब्रैकेट एफ ऑफ ए, ये तो सेम ही रहेगा बेटा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी और ब्रैकेट क्लोज, नहीं इसके ऊपर क्या ब्रैकेट लगाना, यहाँ लगा तो दिया, ये बहुत है, माइनस एफ ऑफ बी रखा था एक्स की जगह, बी रख दिया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसे चेक करना चाह रहा हूँ, ये 0 अगर कंडीशन बन जाती है तो ठीक होता है काम। तो हमने क्या करा, अब यहाँ से ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 फैक्टर है, तो
हमें कुछ कंडीशन गिवन थी इसमें? नहीं, कोई कंडीशन गिवन नहीं थी। तो ये 0 बन जाए हमारा किसी भी तरीके से, ये होना अब जरूरी है। तो यहाँ देखो ये बात कितनी अच्छी काम आई। अगर आप एफ ए और एफ बी लिख के बैठ जाते और आपके दिमाग में ना होता कि एफ ए और माइनस एफ बी 0 बनेगा, तो देखो इसको जल्दी 0 बना पाओगे। 0 बनाना है मुझे, 0 गिवन नहीं, मुझे 0 बनाना है। तो मैंने यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया बेटा। यहाँ से क्या मिला? एक तो एफ ए मिला, और यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या मिलेगा? एक और एफ ए। बात समझ रहे? ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया ना बेटा, एक और एफ ए मिल गया। और कहाँ है ए स्क्वायर? कि सर एक है यहाँ पे, पूरा देखो ध्यान से, एफ ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये ब्रैकेट था यहाँ पे। मैंने क्या कॉमन लिया है? एफ ए माइनस एफ बी कॉमन ले लें। चलो एफ ए माइनस एफ बी कॉमन लेते हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं। तो एफ ए माइनस एफ बी थोड़ा बड़ा हो जाएगा फैक्टर, और भी अच्छा, जितना अच्छा कॉमन आ जाए बेटर है। हाँ जी, क्या बच गया यहाँ से बेटा? ए स्क्वायर, और वहाँ से बच गया माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, और क्या कॉमन लेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया, वो ये वाला है ना, ऐसे ही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया, माइनस भी लिया, तो ये भी क्या बन गया? एफ ए, और माइनस माइनस प्लस था, एक माइनस कॉमन लिया, माइनस एफ बी। यही बना वैसे भी का। तो आप देख रहे हैं दोनों वैल्यूज क्या है? सेम है। तो ये डेफिनेटली 0 होगा। इक्वल टू 0 नहीं लिखना, ये डेफिनेटली 0 होगा। ये भी सेम है और ये भी सेम, बस आगे पीछे लिखे दोनों फैक्टर, इसलिए आपका रिजल्ट क्या बन गया बेटा? 0। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी भी निकालते तो भी यही आता, क्योंकि आपको फिर थोड़ा से अरेंज करना पड़ता कॉमन लेके, तो एफ ए और एफ बी भी आ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है मेरा कैपिटल एफ एक्स, और एफ ए इक्वल टू एफ बी है कैपिटल एफ एक्स के लिए। तो देयरफॉर इट्स डेरिवेटिव मस्ट हैज़ एट लीस्ट वन रूट बिटवीन ए टू बी। तो इसका डेरिवेटिव आप करेंगे, डेफिनेटली यही मिलने वाला है। तो आपको डेरिवेटिव निकाल लीजिए, और ये निकाल के लीजिए, यही आ जाएगा एफ डैश एक्स। यहाँ पे कहाँ लिखा था? ये रहा, माइनस ला के, और उसमें एक्स को सी रख दीजिए, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको, या इसमें कुछ बताएं बेटा? क्लियर है बिल्कुल? देखना बेटा, सब बच्चे मिलके देखो, क्वेश्चन बढ़िया है। और ये क्वेश्चंस बहुत डिमांड में हमारे आईआईटी जेईई में। ये आईआईटी जेईई 2004 का क्वेश्चन है, 2000 का बेटा। क्वेश्चन था लेट पी इज बिटवीन -1 to 1, show that equation 4x cube minus 3x minus p equal to 0 has a unique root, has a unique root, यूनिक का मतलब एक रूट की बात हो रही है, हैज़ ए यूनिक रूट इन इंटरवल ½ to 1। ये क्वेश्चन है बेटा, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, जब ध्यान से देखिए। एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट ये है जो कि आपने क्या बार कंटिन्यूटी में और मोनोटोनिसिटी में या मैक्सिमम में पढ़ा है। मोनोटोनिसिटी में तो कई बार पढ़ा है इस चीज़ को। आप ये बहुत चीज़ें जानते हैं कि अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, एक फंक्शन इंक्रीजिंग है कहीं ए से बी के इंटरवल में, जब ध्यान से देखना, फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीज करा और ए पे वैल्यू इसकी नेगेटिव आती है, एफ ए आपका नेगेटिव है और एफ बी पॉजिटिव है, ये एफ बी की वैल्यू है। तो इसका मीनिंग का प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे बन सकता है। मैं ठीक बना रहा हूँ बेटा? मैं कॉन्केविटी पे ध्यान दे रहा, कॉन्केव अप है या कॉन्केव डाउन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एफ ए इंटू एफ बी क्या मिल रहा है आपको? लेस देन 0। और फंक्शन क्या है आपका? इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और एफ ए नेगेटिव या एफ बी पॉजिटिव है, या ये दूसरे शब्दों में ये दोनों ना कहो तो ये कह दो कि एफ ए इंटू एफ बी क्या है? नेगेटिव, यानी इनमें से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा और एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, श्योर है। तो इसका मीनिंग कर्व अगर इंक्रीजिंग है तो 110% एक्स एक्सिस को एक बार कट करके जाएगा, तो यूनिक रूट ही मिलेगा, दो रूट नहीं मिल पाएंगे। तो बिटवीन तो चलो इंटरवल ठीक है, लेकिन यूनिक रूट के लिए एक रूट ही मिलेगा, तो उसके लिए इंटरमीडिएट थ्योरम होती है ये,
इंटरमीडिएट थ्योरम। आपने सुना होगा कि आपकी क्लास को 12th को इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। आने वाले टाइम में तो पता नहीं क्या बन जाएंगी, 3 साल 2 साल की क्लासेस हो रही, मुझे आइडिया नहीं है, अब तो नया पैटर्न आने वाला है। तो इसको इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से आप इंटरमीडिएट बीच में फेस में है, आप यहाँ से इधर की तरफ स्कूल में थे, उसके बाद कॉलेज में चले जाएंगे। तो ऐसी ये चीज़ है, इंटरमीडिएट थ्योरम है। अभी बी पे आपको पॉजिटिव वैल्यू दे दी है और ए पे आपको नेगेटिव दे दी, तो बीच में एक रूट जरूर आएगा एटलीस्ट, अगर वो इंक्रीज। और यही कहानी वाइस वर्सा किसके लिए हो सकती है बेटा? कौन से फंक्शन के लिए हो सकती है? डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो इंटरमीडिएट थ्योरम का मतलब समझिए, कहीं बीच में एक रूट जरूर आएगा आपको। तो ये वही वाली बात हो रही है। लेकिन पता क्या होता है, इस पीवी को देख के हमारे मन में वैसी खतरा सा डर सा हो जाता है, बच्चा डरने लगता है, तो क्वेश्चन नहीं संभाल पाता। लेकिन हाँ, अगर वो इतनी समझ रखता है कि सर केवल इसी के रूट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई रोल्स थ्योरम वाला f' के दिमाग में नहीं लाना, क्योंकि यूनिक रूट की बात हो रही है, एक बार कट कर जाएगा। तो अगर मैं इसको बेटा fx लेट कर लेता हूँ, तो आपने यहाँ बेटा क्या निकाला? सबसे पहले ये देखो कि f हाफ से लेके 1 तक की बात हो रही है ना, इन इंटरवल हाफ टू 1, तो f हाफ निकाला आपने। हाफ पे कितना मिल गया बेटा? ये 1/8 -3/2 -p। इस तरह से रिजल्ट आया। कितना बन जाए बेटा? 1/2, यानी कितना बन गया ये? -1 और -p। अब ये सोचो f ऑफ हाफ क्या बनेगा हमारे लिए? तो एक तरह से ये हाफ हो गया एक, और एक हो गया 1। इंटरमीडिएट थ्योरम का यूज़ करना चाह रहा हूँ। मेरे दिमाग में यही दो पोजीशन है, जो मैं दिमाग में लाइन ऑफ थिंकिंग है मेरा, वो यही है कि वेदर द फंक्शन शुड बी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, और कहीं ऐसा हो जाए कि इन दोनों प्रोडक्ट नेगेटिव बन जाए, यानी कि ए पे नेगेटिव आ जाए तो बी पे पॉजिटिव आ जाए, हाफ पे नेगेटिव तो पॉजिटिव, या वाइस वर्सा हो जाए। तो ठीक है सर, इसको चेक कर लेते क्या बनता है। पी हमारा कहाँ से कहाँ तक है बेटा? वैसे साफ दिख रहा है, अगर पी नेगेटिव यहाँ पे आया तो पी ग्रेटर देन, ये पी चलो लिख के दिखाता हूँ, -1 to 1 है। -p भी कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 to 1, और बेटा 1 सबट्रैक्ट कर लो, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो गया बेटा? -2 से 0। तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी f हाफ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या 0 मिलेगी। तो हम पॉजिटिव मान के एक बार लिख लेते हैं, और ये 0 से बड़ी मिल गई तो यहाँ आ गए, 0 मिल गई तो यहाँ आ गए f हाफ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो कोई भी हो सकता है, तो p पे डिपेंड करेगा। p आप क्या रखते हैं? देखो p को आपने, चलो आगे देखेंगे, लेस देन बनेगा ग्रेटर देन बनेगा? अरे लेस देन, ये लेस देन आएगा, लेस देन, वो इक्वल टू यहाँ लिखा था 0 छोटा। अब आते बात इसको करते हैं कि सर p एट 1 पे निकालिए, f एट 1 पे निकालो, 1 है ना दूसरा इंटर 1 पे, तो 1 रखा तो बेटा 4 - 3 - p कितना आ गया बेटा? 1 - p। तो अगर p को -1 से 1 तक है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। अरे -1 से 1 तक वैसे देख लो, -1 पे तो 2 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और बहुत बड़ा, और अगर 1 ही रखेंगे सबसे बड़ा नंबर तो ये 0 बनेगा, और बड़ा रखने लगेंगे तो आपको ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, नेगेटिव कभी नहीं देगा। तो यानी कि f हाफ पे आपको ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, यानी हाफ पे ये तुम्हारा नेगेटिव था, हमने पहले फिगर बना दिया था, हाफ पे बेटा ये नेगेटिव बनता था और 1 पे क्या बनता है? पॉजिटिव। अब ये और दिखा दें कि अगर यूनिक, देखो बेटा अगर ये इंक्रीज होकर डिक्रीज होकर ऐसे पहुंच जाए तब भी रूट आ जाएगा एक, और एक से ज़्यादा भी आ जाएंगे। इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, नीचे आ गया फिर ऊपर चला गया, तो 1 2 3 रूट आ गए। तुम्हें इंक्रीज के बाद डिक्रीज करना ही नहीं है, ये यूनिक रूट के चलना है, ये कहानी चलनी है। तो इसलिए कोई ध्यान रखना है, ऐसा फिगर नहीं आना चाहिए। तो हम वही सोच रहे हैं कि हमारा f हाफ और f1 क्या मिल गया बेटा? लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि दिया या तो 0 बनेगा या लेस देन ही बनेगा, लेकिन हमारा लेस देन बनना चाहिए। तो जरा दोनों चीज़ों पर थोड़ा सा एक देख लेते क्या कहानी बन रही है। अच्छा, अभी ये भी देखना कि इंक्रीजिंग है या नहीं, पूरा उस डोमेन में इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो चलिए f' यहाँ से निकाल लेते हैं। इसका f' कितना मिल गया बेटा? दैट इज़ 12x - 3, है ना। तो 12x के लिए मैं यहाँ पे आपको 12x - 1/4 लिख लूँ देखने के लिए, 12x² मिलेगा ना, 12x² - 3, तो यानी कि यहाँ से 12 कॉमन लिया तो 1/4। ठीक है यहाँ तक बेटा। अब आप देखिए, अगर मैं ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव बनती है नहीं बनती है देखना है ना मुझे, डिफरेंशियल तो ये आ गया, या नेगेटिव या पॉजिटिव पूरा बन जाए। तो आप इंटरवल में देख सकते हैं, हाफ से लेके -हाफ के बीच में ब्रेक हुआ ये, और उसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप दिख जाएगा आपको, 12x - 1/2 और x + 1/2।
तो ये माइनस हाफ और प्लस हाफ हुआ, और हमें कहाँ तक पहुँचना है बेटा, -1 से 1। ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, इंक्रीज या डिक्रीजिंग भी आ सकता है फिर तो ये, लेकिन हाफ से अच्छा हमें तो x का इंटरवल यहाँ देखना है, p, मैं p की तरफ देखना है बेटा, हाफ से लेके देखो, हाफ से आगे क्या बनेगा, आप साहब देखो, हाफ से आगे पॉजिटिव, हमें देखना है हाफ से आगे, प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ भी। हाफ से आगे क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इससे पहले नेगेटिव हो पॉजिटिव मुझे फर्क नहीं पड़ता, और देखते रहेंगे। वैसे यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आना है, तो अगर हाफ से आगे की बात करें x फ्रॉम ½ to 1, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका मीनिंग ये कन्फर्म है कि ये कर्व कुछ इस तरह से बनने वाला है, श्योर इस तरह से कर्व बनने वाला है, पक्का। लेकिन अब तुम कह रहे हो सर ये इक्वल टू 0 भी कहीं पे हुआ है, तो इक्वल टू 0 पे अब बात कर ले, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। अगर ये 0 कब बनेगा, जब बेटा p क्या हो, p माइनस। अगर मैं यहाँ पे p को -1 ले लूँ तो क्या कहानी बनेगी, p को -1 लेने पे क्या दिमाग में आता है आपको, क्या बनेगी ये चीज़, p को -1 लेने पे f हाफ कितना हो गया, f हाफ कितना हो गया बेटा, f हाफ कितना हो गया, p को -1 लेने पे 0, और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन ऊपर चलना पड़ेगा, तब ये वाला केस बनेगा, तब भी एक रूट आ गया हाफ पे, समझ रहे। और अगर मैं p को ये 0 बने तब भी मुझे प्रॉब्लम है थोड़ी, लेकिन p ये 0 कब बनेगा, जब p की वैल्यू क्या बन जाए, ये फंक्शन f1 कब 0 बनेगा, p की वैल्यू क्या बन जाए 1, तो उस केस में क्या बनेगा, ये हाफ से लेके 1 तक की बात कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 1 पे क्या बन जाएगा, ये 0, और फंक्शन कैसा है बेटा आपका इंक्रीजिंग, तो हाफ पे वैल्यू कैसी आ रही होगी, नेगेटिव आ रही होगी, ये इस तरह से फंक्शन चल रहा होगा, तब भी आपको एक वैल्यू यहाँ पे एक रूट मिल गया। और ये वो वैल्यू है जब फंक्शन हाफ और 1 के बीच में रहा होगा, यानी कि p जो है जब मेरा 1 भी नहीं रहा होगा और ना ही -1, यानी p जब मेरा कहाँ रहा होगा, -1 और 1 के बीच में, क्योंकि p इक्वल टू, ये आपका केस कब बना था बेटा, p इक्वल टू 1 पे, ये कब बना था, p इक्वल टू -1 पे मैंने लिखा है, और ये केस बनेगा p जब -1 और 1 के बीच होगा। तो फंक्शन तो तीनों ही केसेस में क्या रहा, इंक्रीजिंग ही रहा, बट यहाँ समझने वाली बात थी कि हाफ पे होने पर ये वैल्यू 0 बनी, और ये 0 p इक्वल टू 1 -1 पे वैल्यू 0 बनी, और फंक्शन क्योंकि इंक्रीजिंग है तो फंक्शन की नेचर ये आनी चाहिए। ऐसे ही ये 0 कब बनता है, जब p इक्वल टू 1 होता है, तो 1 पे 0 बना, फंक्शन इंक्रीजिंग बनना चाहिए, तो इस टाइप पे बनना चाहिए, तो रूट यहाँ पे एक मिल जाएगा, यहाँ पे एक मिल जाएगा, और जब इनके बीच में p -1 to 1 रहा होगा तो हाफ और 1 के बीच में आपको रूट मिल जाएगा। तो ये टोटली मोनोटोनिसिटी पे और इंटरमीडिएट थ्योरम पे क्वेश्चन बेस्ड है, इसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चन बेटा AIEEE पे आ चुके हैं, ये तो खैर IT एडवांस का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आया था तब क्वेश्चन, आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, कोई हो तो बेटा आप पूछ लीजिए। चलिए अगर नहीं है तो बेटा नमस्ते, बहुत क्वेश्चंस करा दिए आज आपको, नमस्ते बेटा।